नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। राजधानी दिल्ली की आबोहवा लगातार खराब हो रही है, जिस वजह से यहां रह रहे लोगों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी का AQI 400 के पार जा रहा है, तो वहीं ये इस बात का संकेत है कि प्रदूषण की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। आंखों में जलन, सांसों में घुटन, नजर और मंजर के बीच धुंध ही धुंध। ये आलम देश की राजधानी दिल्ली का है, जहां आसमान को प्रदूषण की चादर ने ढक लिया है। कुछ तो मौसम का असर, तो वहीं बाकी कमी पूरी कर रही है दिल्ली की हवा, जिसमें घुला पोल्यूशन अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और जिस वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी लोगों को परेशान कर रही हैं। प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों को तमाम तरह के स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सांस लेने और गले में संक्रमण के साथ आंखों में जलन ज्यादा हो रही है। तो वायु की खराब गुणवत्ता और प्रदूषण के इन हालातों ने फेफड़ों से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं को भी बढ़ावा दिया है। तो वहीं आज के हेल्थ शो बढ़ाता प्रदूषण, सांसों पर संकट में इस तमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आखिर कैसे निजात पाया जा सकता है और कैसे इस माहौल में अपने स्वास्थ्य का ख्याल आम जीवन में रखा जा सकता है, इन सभी सवालों की जानकारी लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, डॉक्टर NK शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष IMA नोएडा। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से दिल्ली की जो आबो हवा है वो खराब होती नजर आ रही है, सबसे बड़ा कारण, प्रमुख कारण क्या है इसका? देखिए, सबसे बड़ा और प्रमुख कारण आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 27 के माध्यम से मैं देश और प्रदेश की जनता से बताना चाहूँगा कि आज का समय जो भाग दौड़ भरी लाइफ हम सब लोगों की है और ख़ास तौर से जो दशहरे के बाद से जो मौसम शुरू होता है, थोड़ा सा मौसम में जो बदलाव आता है और आसपास के जो स्टेट है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे पंजाब है, दूसरी हमारी सीमा यूपी से लगती हुई है, थोड़ी राजस्थान से भी लगती हुई है, तो बहुत सारा योगदान, कुछ अन्य प्रदेशों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है और ऐसे प्रदेशों का योगदान बहुत ज़्यादा है जहाँ पर धान की कटाई हो रही है या कुछ और इस तरह की चीज़ें की जो फसलों की कटाई हो रही है और वहाँ का जो किसान है उनको हर साल जागरूक भी करती है गवर्नमेंट, लेकिन जागरूकता के अभाव में कहिए या वो शॉर्टकट का रास्ता जो अपनाते हैं, क्योंकि ज़मीन से 5-6 इंच ऊपर से वो उसको फसल को काट लेते हैं और काटने के बाद में उसको वो जो नीचे की जो खरपतवार बच जाती है उसमें वो आग लगाते हैं या पुराली जो होती है उनको उसमें लगाते हैं, उस धान को, उसकी फसल को लेने के बाद में। उससे एक बहुत बड़ा जो है, क्योंकि वो एक सिंगल, ऐसा तो नहीं 1 बीघा 2 बीघे में हो गया, वो कई हज़ार एकड़ में वो आग को लगती है, तो वो बहुत बड़े एरिया को वो कवर कर लेती हैं। वो आग और धुएं के जो कण होते हैं वो वातावरण में मिलके, एटमॉस्फेयर में मिल करके कुछ थोड़ा सा मौसम में भी तब्दीली आती है, ठंडा हो जाती है, तो मौसम में तब्दीली होने के कारण वो जो धुआं के कण हैं या धूल मिट्टी के जो कण हैं वो वायुमंडल में ऊपर की साइड में बहुत ज़्यादा नहीं जा पाते, वो लोअर सरफेस पे ही रहते हैं और लोअर सरफेस पर रहने की वजह से ही जो हम श्वसन क्रिया करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, जो हम चाहे वो पशु है, चाहे इंसान है या कोई भी है, जो भी श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया लेने के लिए या सांस लेने के लिए जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं वो सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होती है, हमारी श्वसन नली जो है उसको प्रभावित करती है, गले को प्रभावित करती है। तो आपने क्वेश्चन किया है कि इसके ये क्यों फैलता है, तो इन सब चीज़ों का एक लबो-लुबाब एक यही निचोड़ है कि वो एक दूसरा ये है कि आज के समय में आपने देखा होगा घर में 3 आदमी हैं और तीनों ही आदमियों के पास में अलग अलग गाड़ियां हैं। वो 10 किलोमीटर के जाने के लिए भी, 5 किलोमीटर की दूरी पे जाने के लिए भी, 100 मीटर की दूरी पे जाने के लिए भी, किसी को बाज़ार में जाना है तो पैदल जाना उचित नहीं समझता, वो स्कूटी लेके जाना चाहेगा। तो इस तरह का जो प्रचलन हो गया आज के समय में, थोड़ी दूर के लिए भी हम लोग वाहन लेके निकलते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारा पोल्यूशंस जो है आज के टाइम में बढ़ रहा है
कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं हमारी, जो लगातार बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम चलता रहता है, जहाँ धूल और मिट्टी के कण जो है बहुत उड़ते रहते हैं, चाहे रोड का निर्माण चल रहा हो या सड़क के खड्डे हो रहे हो, वाहन निकलते, जहाँ सड़कें टूटी हुई है वहाँ से धूल मिट्टी काफ़ी उड़ती हैं, या बिल्डर साइट्स बहुत कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं, मकानों का निर्माण चलता रहता है, कहीं तुड़ाई हो रही है, कहीं खुदाई हो रही है, तो इन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। और वो एटमॉस्फेयर पे जब इसके धूल मिट्टी धुएं के जो कण हैं वो वातावरण में जो है वो ठंड की वजह से जो है वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाते, लोअर सरफेस पर रहते हैं, जिसकी वजह से वो मानव जीवन पर या जो भी प्राणी है, जो भी जीव है या जंतु है या पशु है, पक्षी है, वो सबको प्रभावित करती है। बिल्कुल सर, आपने कहा कि जिस तरीके से गाड़ी का जिक्र किया कि एक घर में 4 लोग हैं तो 4 गाड़ियां होती हैं और चारों गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। बाजार जाना है, 500 मीटर की दूरी पे जाना है, 1 किलोमीटर जाना है तो भी वो गाड़ी से ही जाएंगे। तो क्या अब जो है, जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा था, पिछले वर्ष की भांति दिल्ली सरकार ने ऑड इवन का रूल लागू किया था, क्या आप मानते हैं कि वो इसमें काफी कारगर तक साबित हुआ? काफी उसका देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये भारतवर्ष है और भारत में मैं कहूँगा भारत इतना बड़ा विशाल देश है और लोग इतने यहाँ पर एडवांस हो चुके हैं। अब भारत वो भारत नहीं रह गया जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि अब पुराना भारत नहीं है। तो लोगों ने उसका तोड़ निकाल लिया। अब गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, नई गाड़ी खरीद के उसका रजिस्ट्रेशन उसी हिसाब से करा लिया, वो उस तरीके से जाएंगे, एक दिन उसे ले लिया, एक दूसरे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों को कुछ दिन के लिए आम जनता के विषय में सोचना चाहिए। और जो सार्वजनिक परिवहन की जो व्यवस्था गवर्नमेंट की है, चाहे वो मेट्रो की है, चाहे वो हमारी सरकारी जो हमारी गाड़ियां हैं, बसें हैं, उनका हम, ताकि कम से कम जो है सड़कों के ऊपर वाहन का लोड हो और उससे लोगों के दोनों तीनों चीज़ों का होगा। उससे पेट्रोल भी कम फूकेगा, गैस भी कम फूकेगी, उसका भी आपकी बचत होगी और जो है बहुत सारी चीज़ों का ये होगा और लोग जो है पोल्यूशन भी कम होगा। तो लोग थोड़ा सा एक स्टेटस सिंबल भी हो गया है कि गाड़ी से जाना है, गाड़ी से जाना है, सार्वजनिक वाहन से, जो सरकारी वाहन है या मेट्रो है, उससे नहीं जाना है। तो लोगों का एक ऐसा भी होगा। तो ऐसे लोगों के लिए सलाह ये भी है, यदि वो इसमें जाने में तो ही नहीं मानते तो साइकिल, लाइफलाइन के सिंबल से बड़ा ये सिंबल तो बड़ा नहीं हो सकता सर? नहीं, उससे ज़्यादा बड़ा सिंबल्स तो कोई रहा नहीं ना। आदमी आज के टाइम में क्या है कि केवल अपने दिखावे में जो जी रहा है उसको करने के लिए दूसरे को, चाहे वो गैस के चैम्बर में ही क्यों ना झोंकना पड़े, तो लोगों को उसकी चिंता नहीं है। तो साइकिल से ले ले, साइकिल का इस्तेमाल करे और वो आराम से अपनी साइकिल, 5 साइकिल, घर में परिवार में लोग हैं तो एक गाड़ी रख के बाकी 5 साइकिल ले ले, साइकिलों पे चले, बिल्कुल, ताकि उससे पोल्यूशन से भी बचाव हो और उससे 2-3 फायदे होंगे। जो रोजगार भी लोगों को मिलेगा, नया एक उद्योग शामिल हो जाएंगे, नए प्रोडक्शन शुरू हो जाएंगे। पहले टाइम में सब साइकिलों पे चलते थे तो वो भी एक नया शुरू होगा, लोगों को, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा उस माध्यम से। तो ऐसे में दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए लोग जो है अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रख सकते हैं सर? देखिए, आज के समय में दौड़ भाग वाली जो लाइफ है हम लोगों की, मेरा आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो यही निवेदन है कि आज के समय में आपने देखा होगा, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे यदि हम किसी को छोड़ने जाते हैं, एक आदमी को रेलवे स्टेशन पे छोड़ने जाएंगे, 5 उसके मतलब जो जा रहा है कहीं, किसी मतलब किसी को बेंगलोर जाना है तो एक जाएगा, 4 उसको छोड़ने जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचे। दूसरा, एयरपोर्ट से किसी को लेने जाना है तो 5 लेने जाएंगे, छोड़ने जाना है तो 10 छोड़ने जाएंगे। इन सब चीज़ों से बचे। सार्वजनिक स्थानों पर, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर बाजार हो, मार्केट हो, वहाँ कम से कम भीड़ करे। आवश्यकता हो तभी घर से निकले और घर से निकलते वक्त मास्क का प्रयोग करें। अपने घर के सामने जो भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं उन पर पानी छिड़के, घर के सामने भी थोड़ा बहुत पानी छिड़के। सभी कुछ सरकार के भरोसे छोड़ेंगे तो संभव नहीं हो पाएगा। कुछ थोड़ी जिम्मेदारी अपने आप भी ले। धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी यदि सुबह के टाइम उठ करके या शाम के टाइम थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव कर लेंगे, पेड़ों पे मार लेंगे। तो पेड़ों पर मारेंगे तो पेड़ों के जो पत्तियों पे जो धुआं, धूल मिट्टी जमी हुई है वो भी थोड़ा सा वहाँ से हटेगी, तो ऑक्सीजन और अधिक मात्रा में जनरेट होगी और कार्बन डाइऑक्साइड्स
वो और ज़्यादा पेड़ जो है हमारे वो उसको एग्जॉस्ट करेंगे। तो उससे भी काफ़ी छोटी छोटी ये सावधानियां हम बरतेंगे तो मानव जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आएगा। आपने एक बात कही सर कि सरकार पर ही सब कुछ नहीं छोड़ देना चाहिए, हम लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें भी उन पर अमल करना चाहिए। क्या लगता है और एक बात और यहाँ पर कि दरअसल केवल भारत ही नहीं, पाकिस्तान भी बढ़ते प्रदूषण से परेशान है और कई ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में जहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, सर कर्फ्यू वाली स्थिति आ गई, जैसे हम लोगों ने देखा था कोरोना कोविड काल में हो गई थी। क्या हमें लगता है कि ऐसी आने वाली स्थिति में दिल्ली एनसीआर में भी सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं? बिल्कुल, गवर्नमेंट को करना चाहिए। अननेसेसरी यदि जो घर से निकलते हैं, जिनको ज़रूरी है वही घर से बाहर निकले। मैंने अभी आपसे कहा बहुत सारे लोग देखना, शाम के टाइम में जाओ आप कहीं भी देख लीजिए, मॉल में आप जाके देखेंगे तो कितने लोग उसमें वहाँ सामान खरीदने के लिए जाते हैं, कितने वहाँ सैर सपाटे मस्ती के लिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे हमें लगाम लगानी पड़ेगी। और इसका प्रभाव कितना बुरा होता है आज के समय में। आज इस पोल्यूशन को हम जितना हल्के में ले रहे हैं, इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसका जो बैड इफेक्ट है, जो इसका जो बैड प्रभाव है, वो कई बार बहुत खतरनाक श्रेणी में पहुंच जाता है। जैसे कि आज का आप दिखा रहे हैं कि 450 तक पहुंच गया है। तो ये बहुत घातक है और मानव जीवन के लिए कई बार बड़ा संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। और आज के समय में जो हमारे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, या जिनको पहले से अस्थमा की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके लिए ये जो पीरियड है बड़ा ही अनसेफ हो जाता है, बड़ा खतरनाक हो जाता है और बड़ी उनके लिए समस्या पैदा हो जाती है। ये तो सर हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स का जिक्र कर दिया कि 400 है, 450 हो गया है, लेकिन आम दर्शकों के लिए अगर इसको थोड़ा सा और सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करें या उन्हें समझाने की कोशिश में करें तो किस तरीके से वो समझे कि किस हालात में हम आज पहुंच चुके हैं कि हवा का जो प्रदूषण का जो वायु का जो स्तर है कितना खराब हो चुका है, कैसे समझे वो? देखिए, आज के समय में जैसे कि हमारे बहुत सारे लोग शहरों के अंदर भी है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी है, तो आप यदि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देखेंगे तो वहाँ फिर भी वातावरण में कुछ शुद्धता मिलेगी। शहरीकरण में आज हम बिल्कुल एकदम गैस के चैम्बर के अंदर आकर बैठ गए हैं और उस गैस के चैम्बर में आने का कई कारण हुए, जबकि गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, जितने डीजल के जो इंजन थे वो सब बंद कर दिए गए, चाहे वो कोयले से चलने वाली जितनी इंडस्ट्रीज़ थी वो सब बंद कर दी गई, और जितने वाहन डीजल से चलने वाले थे वो सब बंद कर दिए, सबको आपने सीएनजी पे आप उसको लेके आ गए। लेकिन उसके बावजूद भी पॉल्यूशन की जो समस्या है वो बहुत बड़ी विकराल रूप धारण किया हुआ है। और उसका कई कारण ये भी है कि भाई ये वाहन तो आप ये कहेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि साहब ये वाहन जो है अक्टूबर में भी चल रहे थे और ये वाहन साहब सितंबर में भी चल रहे थे, ये अगस्त में भी चल रहे थे, तो उस समय इतना पोल्यूशन क्यों नहीं था? क्योंकि उसका कारण यही था कि उस समय जो वर्षा ऋतु में जो बरसात थोड़ी बहुत हो रही थी तो उसके कारण जो भी पोल्यूशन आता था वो उससे वाश हो जाता था। लेकिन अब बरसात का मौसम है नहीं, यदि बारिश हो जाएगी तो थोड़ा वाश हो जाएगा, पेड़ पौधे, वही जो मैंने अभी आपसे कहा है। हाँ। तो हम लोग एक अस्थायी कहिए जो है गैस के चैम्बर में हम अपनी लाइफ जो है हम वो जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और जीवन को जी रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में फिर भी हम थोड़ा बहुत आज के समय में यदि देखते हैं तो वहाँ फिर भी काफ़ी बेटर स्थिति है। अगर हम प्रदूषण की वजह से सर स्वास्थ्य पर असर का जिक्र करें तो मानव अंग का वो कौन सा पार्ट्स है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। धूल मिट्टी धुएं के कण जो है, सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं तो गले में उसका इन्फेक्शन फैलाते, गले में संक्रमण होता है, जिसकी वजह से गले में सूजन, खांसी, है ना, खराश होना। और यदि ये इन्फेक्शन धीरे धीरे हमने थोड़ी लापरवाही कर ली और थोड़ी धीरे धीरे करके जनरेट हो गया और नीचे लंग्स को उसने पकड़ लिया, तो हमारे जो फेफड़े के जो लूप्स होते हैं, 5 लूप्स होते हैं, वो उनमें अच्छा खासा इन्फेक्शन डेवलप कर लेते हैं। और कई बार जो है बहुत सारे, क्योंकि धूल मिट्टी धुएं के कण जो है वो वायु में मिल करके, और वायु में वातावरण में बहुत सारे वायरस और बैक्टीरियल भी उसमें जो है रहते हैं, वो सब मिक्स होकर के बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं। कई बार हम स्थिति ये आ जाती है कि मरीज़ जो है जब लंग्स के जो लूप्स है वो पूर्ण रूप से इन्फेक्शन से डेवलप हो जाते हैं, कहीं वो भर जाते हैं और कंडीशन निमोनाइटिस स्थिति आ जाती है या निमोनाइटिस जैसी स्थिति बन जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में जो
फेफड़े की जो हमारी मांसपेशियाँ है, लंग्स की जो हमारी मांसपेशियाँ है, ना वो पूर्ण रूप से फैल पाती है और ना ही वो सिकुड़ पाती, जिसकी वजह से हम सांस लेने में दिक्कत पैदा होने लगती है और मरीज की धीरे धीरे सांस फूलने लगती है। और जब सांस फूलने लगती है, खास तौर से ऐसे पेशेंट जिनको पहले से ही अस्थमा की दिक्कत होगी, तो ऐसे पेशेंट्स को कई बार हम लोगों को ऑक्सीजन्स वगैरह की भी आवश्यकता पड़ जाती है। और यदि समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलती, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो पूरी बॉडी के अंदर, वो ऑक्सीजन मिल करके ही पूरी बॉडी के अंदर जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और वो ऑक्सीजन जाती है लंग्स के थ्रू। लंग्स में जो रौंद्र है उसके थ्रू ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो जब और ऑक्सीजन की मात्रा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता यदि कहीं किसी को होती है तो वो होती है हमारे ब्रेन को। कई बार आपने देखा होगा जब कई आदमी थका रहता है या थक जाता है या सांस लेने में दिक्कत आती है तो उसको बेहोशी सी छाने लगती है। तो ऐसी कंडीशंस में क्योंकि ब्रेन को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है अनकॉन्शियस भी हो जाता है, जिसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं, या कई बार बेहोशी छा जाती है। ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। और ऐसी कंडीशंस में जाने के बाद में यदि पेशेंट को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो बड़े उसके बैड परिणाम होते हैं। और इन्फेक्शन यदि बहुत ज़्यादा हो गया है तो कई बार खतरनाक स्थिति में भी, इससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा होती है, जिसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं, यानी कि सीओपीडी, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसकी वजह से कई बार पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे भी लेना पड़ सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। तो एक जिसको हम बहुत छोटा चीज़ समझ रहे हैं वो चीज़ हमारी जानलेवा हो सकती है, वो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। ऐसे में हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। घर से कहीं निकले तो मास्क का ज़रूर यूज करें, गुनगुने पानी का सेवन करें, बिना काम के घर से बाहर नहीं निकले। और जिनको पहले से ही बहुत से बच्चों को बचपन में ही नमूनिया की शिकायतें रहती है या खांसी बुखार पहले से जिनको चल रहा है, उनको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। ऐसे समय पर ना निकले जिस समय पोल्यूशन का जो है वो बहुत ज़्यादा हो, तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर दर्शकों को। लेकिन अगर दर्शकों के लिए हम थोड़ा सा और आसान भाषा में इस्तेमाल करें तो आमतौर पर लोग स्मोक करते हैं और लोग कहते हैं बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है इसका, तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्मोक से भी ज़्यादा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनसे भी ज़्यादा दुष्प्रभाव इस समय जो एयर क्वालिटी है वो डाल रही है। देखिए, स्मोक तो अपने आप में एक बहुत खतरनाक चीज़ है। ये स्मोकिंग करो या फिर ये धुआं है तो इससे क्या होगा कि एनोरिज्म बनेगा। जब वो स्मोक करेंगे हम, धुआं जब हम जो सांस श्वसन क्रिया कर रहे हैं उसके साथ में जब जाएगा, ब्लड में मिक्स होकर जाएगा तो एनोरिज्म बनाएगी। एनोरिज्म हमारी जो वेसल्स है, जो हमारी आर्टरीज है, जो ब्लड की वेसल्स है, जो जिनमें ब्लड सर्कुलेशन होता है, उनमें स्वेलिंग पैदा होनी शुरू हो जाएगी, वो फूलना शुरू हो जाएंगे। और कई बार क्योंकि उधर मांसपेशियाँ हमारी फेफड़े की बहुत हार्ड हो चुकी है, फेफड़े को फैलने सिकुड़ने में दिक्कत हो रही है, और हार्ट को पूरी बॉडी को चालू रखने के लिए ब्लड की आवश्यकता है, तो उसकी पंपिंग बढ़ेगी। जब पंपिंग बढ़ेगी तो हार्ट का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करेगा पेशेंट, तो सांस भी फूलेगी और कई बार पेशेंट की जो है जान भी जा सकती है। और कई बार आपने देखा होगा कि उसको ब्रेन हेमरेज हो गया साहब, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसका कई कारण जो है, या हार्ट अटैक के भी कई कारण जो है वो एनोरिज्म के कारण होते हैं, जिससे हमारी सांस की जो ब्लड वेसल्स होती है धुएं के कारण या सिगरेट की वजह से या बीड़ी की वजह से या होका, बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग होका पीते हैं, है ना। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो माहौल इस समय है, वायु का प्रदूषण जो स्तर है, ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है क्या? नहीं, ये दोनों कंडीशन, यदि ये तो और तो सोने में सुहागा। एक आदमी यदि पॉल्यूशन इतना है और ऊपर से सिगरेट पी रहा है तो वो तो बिल्कुल एकदम, उसने तो समझ लिया कि कसम खा ली है कि मेरे को जिंदा नहीं रहना है। तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। और बहुत से लोग आज के टाइम में भी सिगरेट बीड़ी फूंकते रहते हैं, तो ऐसे लोग तो समझो कि गैस के चैम्बर में बैठ के घूम रहे हैं। तो अपनी लाइफ का भी ध्यान रखे और दूसरों की लाइफ का भी ध्यान रखे, और सबको खुद को भी सेफ रखे, दूसरों को भी सेफ रखे, और ऐसा काम ना करे जिससे की वजह से आम जनता को भी परेशानी हो। और कोशिश करें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करें कि हम पॉल्यूशन पे नियंत्रण करें, और सभी कुछ सरकार के भरोसे ना रह करके खुद स्वयं से भी हम जागरूक हो
और लोगों को भी जागरूक करें ताकि इस समस्या से हम निदान या निजात पा सके। बिल्कुल निजात मिल सके सर, लेकिन हमें भी जागरूक होना है, सरकार को भी जागरूक होना है और दोनों को मिल करके तालमेल बना करके ही इस पर विजय हासिल की जा सकती है। लेकिन सरकार के लिए कोई सलाह, जो सरकार इस दिशा में कोई पहल कर सके, कोई ठोस कदम उठा सके? गवर्नमेंट के लिए यही है कि सड़क किनारे जितने भी रोड के आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पर पानी का छिड़काव करे। और आजकल कृत्रिम वर्षा कराए, यदि बारिश नहीं हो रही है तो कृत्रिम वर्षा करवाए, सड़कों पे पानी का छिड़काव कराए। आजकल ये सब बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कुछ गाइडलाइंस करे कि सरकार के जो भी लोग जो एक एक गाड़ी के पीछे, एक एक अधिकारी के पीछे 10-10 गाड़ियों का काफिला चलता है, तो जनता को साथ साथ सरकार के लोग जो कर्मचारीगण हैं वो लोग भी सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें और वाहनों का दबाव रोड पर जितना कम से कम कर सकते हैं वो करें। दूसरा, नगरी की भाषा में बोले तो लाव लश्कर जो है उसमें कमी आनी वो चाहिए। लाव लश्कर में कमी डॉक्टर आनी साहब, चाहिए। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गई हैं, समरीन जी। समरीन बोलिए, आप अपना सवाल पूछिए, क्या आप पूछना चाह रही हैं? जी सर, मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। मैं पहले तो बता दूं, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ सर। और मेरा सवाल ये है सर, ये जो पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है इससे हमारी बॉडी पर कितना इफेक्ट पड़ेगा और इसको हम रिकवर कैसे सकते हैं? माफ कीजिएगा, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। टीवी की आवाज़ कम करें। जी जी बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि सर, ये जो पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा AQI जो ये बढ़ रहा है, इससे हमारे शरीर पे कितना इफेक्ट पड़ेगा और इससे हम रिकवर कैसे कर सकते हैं? फेस पर कितना इफेक्ट? देखिए, आपके स्वास्थ्य के ऊपर वही मैंने आपसे कहा कि जितना भी पॉल्यूशन बढ़ेगा, जब हम श्वसन क्रिया करेंगे, श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उसका जो इन्फेक्शन है, जो क्योंकि जो धूल मिट्टी धुएं के जो कण हैं वो वातावरण में वो लोअर सरफेस पे आ जाते हैं और उसके साथ में जो एयर में जो बैक्टीरिया और वायरस भी है वो भी घुल मिल करके वो हमारे श्वसन नली को प्रभावित करते हैं। उससे इन्फेक्शन फैलता है। कई बार खांसी है, कोल्ड है या कोई और दूसरी चीज़ें हैं, गले में खराश है, फीवर है, गले में दर्द आ रहा है ना, ये सब चीज़ें शुरुआत होगी। यदि इसमें थोड़ी सी लापरवाही हम लोग करते हैं तो छाती में जकड़न, चेस्ट पेन और फिर दूसरा नमूनिया और बहुत सारी बीमारियों के फैलने की, खास तौर से ऐसे पेशेंट जिनको अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है, ऐसी चीज़ों में वो बीमारी और इजाफा करेगी। तो ऐसी कंडीशंस में यदि प्रारंभिक हमें कई सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो हमें गुनगुना पानी ले और भाप ले, स्टीम ले, और घर से स्वयं से दवाई ना लेकर के किसी भी कुशल चिकित्सक को दिखाए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखाए। खुद से जाकर के आजकल हमने एक ट्रेंड बनाया हुआ है, मेडिकल स्टोर से जाकर के खुद दवाई ले लेते हैं, वो ना करके हम डॉक्टर को चेकअप करा करके ही दवाई ले, तो हम इससे निजात पा सकते हैं। और अपने घर के आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, घर के सामने सड़क है, रोड है, उन पर पानी का छिड़काव करें ताकि आपके घर में शुद्ध वातावरण बना रहे और शुद्ध एयर आपके घर पे आए। पोल्यूशन की वजह से सर, अगर हम अपने आसपास ऑक्सीजन का जिक्र करें तो उसमें लगभग कितनी प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है? देखिए, यदि हम सब लोग जागरूक हो जाएंगे तो बहुत कवर कर लेंगे हम लोग। सब सुबह उठ करके थोड़ा बहुत साफ सफाई पर ध्यान रख के और तब लोग थोड़ा सा करेंगे। जब हर आदमी शहर का जागरूक हो जाएगा, इस काम को करेंगे, तो मैं समझता हूँ जितना आज हम दिखाई दे रहा है इसको 50% हम कवर कर लेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर। और सर, क्योंकि अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे टीवी 27 न्यूज़ के माध्यम से? मैं न्यूज़ 27 के माध्यम से देश और प्रदेश के सभी दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमें खुद भी जागरूक होना है, खुद भी एजुकेट होना है और लोगों को भी जागरूक करना है। और एक स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम अपने आप को सही रास्ते पर लेकर आएंगे तो लोगों को उसके एक रास्ता दिखाएंगे, प्रेरणा बनोगे। तो मैं समझता हूँ इस पॉल्यूशन जैसी जो एक विकराल स्थिति हमारे सामने होगी, हमारी आने वाली जनरेशन के सामने है, हमारे सबके सामने है, छोटे बच्चों के सामने है, तो हम उससे बड़ी आसानी से निजात पा सकते हैं। कोरोना जैसी महामारी से हम लोगों ने निजात पाया है, तो पॉल्यूशन से भी हम लोग थोड़ी सावधानी के अनुसार हम लोग निजात पा सकते हैं। थोड़े से हमें बचाव करने होंगे, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और लोगों को जागरूक करना होगा। बिना मतलब के, बिना काम के इधर उधर घूमना बंद कर दे। अपने बच्चों को सब लोग एजुकेट करें, अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान रखें। जो स्मोक करते हैं उनकी स्मोक करना बंद करें। फालतू फंड की जो गाड़ियाँ लेकर के इधर जाते, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल वगैरह पे चले, पैदल चले, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सार्वजनिक वाहनों का ज़्यादा प्रयोग करें और
ज़्यादा बिना मतलब के घर से बाहर ना घर से निकलें। बाहर ना निकलें। यही इसी बीच कुछ छोटी छोटी सुविधाएं हैं, छोटी छोटी सावधानियां हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं और इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, जो पोल्यूशन जैसी घातक बीमारी। एक कॉलर और हमारे साथ सर इसी बीच जुड़े हुए हैं पीलीभीत से, धर्मेंद्र, बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। पूछिए, सवाल क्या है आपका? सर नमस्कार, मैं धर्मेंद्र पीलीभीत से। जी सर इन दिनों सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है सर, तो इसके लिए क्या समाधान होगा? देखिए, मैंने अभी आपको बताया जो सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है वो पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं वही गले में वही खराश जिसका मैंने अभी 1 मिनट पहले जिक्र किया है, और सांस लेने में दिक्कत आने का कारण ये होता है कि जो हमारे फेफड़े के जो लूब्स है, 5 लूब्स है, 5 लूब्स, वो इन्फेक्शन से जब भर जाते हैं अच्छी तरीके से, तो फेफड़े की जो मांसपेशियाँ वो हार्ड हो जाती है, वो फैलने और सिकुड़ने में दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से जो है सांस लेने में तकलीफ होती है, चाहे वो फिर अस्थमा में कन्वर्ट हो जाए या फिर दूसरी और चीज़ें में कन्वर्ट हो जाए, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। बट सबसे पहले यदि हमें लगता है कि प्राइमरी सिम्टम्स कहीं हमें लग रही है, तो सबसे पहले गुनगुने पानी का सेवन करें, भाप ले और पोल्यूशन से बचे, अपने कहीं भी धुआं आग जली ना करे, आग ना जलाए, और लोग भी कोई जला रहा है तो उसको भी हम रोकें। सब आजकल आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं पेड़ों में और या कहीं बागवानी में या कहीं घर के सामने ग्रीन बेल्ट होती है तो उनके सूखे पत्ते होते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, घर का कूड़े में आग लगा। इन सब चीज़ों से हम लोग बचे, तो थोड़ी छोटी छोटी जागरूकता है, हम लोग खुद भी जागरूक हो और समाज को भी जागरूक करेंगे, तो मैं समझता हूँ इस गैस के चैम्बर से हम लोग निजात पा सकते हैं। अभी ठंडी का माहौल आ गया है अब, तो अगर हम देखें आमतौर पर तो खासतौर पर देहात में क्या, शहर में भी सर नगर निगम पूरी व्यवस्थाएं करती हैं आग जलाने की, पराली जलाने की, ताकि लोग ठंड से बचाव अभी एक्चुअल में बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है, बट सवाल ये उठता है कि अभी पंजाब में, हरियाणा में, दूसरे प्रदेशों के अंदर जो धान की फसलें जो कटी है, वहाँ पर जो उन लोगों ने परालियाँ एक हजारों एकड़ ज़मीन में जो खेत में फार्म हाउस में जो आग लगाई हुई है, जो उसका धुआं उठ रहा है, वो बहुत बड़ी मात्रा में है। वो जो रात को अलाव जलाने वाली है उस समय स्थिति में बिल्कुल, क्योंकि परमानेंटली तो ये आग नहीं जलेगी, 1 महीना 15-20 दिन का है, ये 10-15 दिन का है, तो इस अभी इतनी अलाव जलाने की आवश्यकता भी नहीं है। वो अलाव जलाने वाली आवश्यकता पड़ेगी दिसंबर की लास्ट वीक में या जनवरी में कभी जा करके। फिलहाल करंट सिचुएशन जो है, उस सिचुएशन में मैं समझता हूँ इतनी ठंड भी नहीं है कहीं अलाव जलाने की आवश्यकता पड़े। तो अभी तो फिलहाल यही है कि कुछ गवर्नमेंट को भी या हमारे किसानों को भी ऐसा कुछ करना चाहिए। आजकल तो बड़ी टेक्नोलॉजी आई हुई है कि जो पराली है या कुछ जो इस तरह की चीज़ें हैं, अब क्या होता है 6 इंच या 7 इंच ऊपर से फसल को काटते हैं, फिर उसमें आग लगा देते हैं लोग, तो ज़मीन से उसको काटे और उसको इस्तेमाल करे गत्ता बनाने में या दूसरी कई चीज़ों में बनाने में या भूसा बनाने में, जो पशुओं के लिए उस चारे में कहीं यूज कर सकते हैं। लेकिन वो क्या है कि उसको काट करके मशीनों से काटते हैं और फिर उसमें वो, क्योंकि उनको फिर खेत की जुताई करनी होती है और इसलिए उसमें आग लगा करके वो नए खेत अगली साल के अगली फसल के लिए वो खेत को तैयार करना होता है, उस जल्दबाजी में वो आग लगा देते हैं और आग लगाने की वजह से ये धुआं जो है वो आसपास के प्रदेशों में फैलता है। सरकार जो है, हरियाणा सरकार पंजाब पे डालेगी, दिल्ली सरकार पंजाब पे डालेगी, हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार पे डालेगी, दिल्ली सरकार हरियाणा पे डालेगी। यदि एक दूसरे की विरोधी सरकार होगी तो वो एक दूसरे पे डालती रहेगी। अब जैसे पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। यदि अब दिल्ली की सरकार पंजाब वालों पर आरोप नहीं लगाएगी, वो केवल हरियाणा पे लगाएगी, पंजाब राजस्थान पर लगा देगी, हरियाणा, राजस्थान और यूपी आ गया है, यूपी आ जाएगा, क्योंकि मतलब सियासत भी होती है और क्योंकि लेकिन इनकी सियासत में आम जनता पिस जाती है, आम जनता पिसती है। और इसी बीच सर एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से हैं सर जी, आकाश, बहुत स्वागत है सर। आकाश, आपका टीवी 27 पूछिए, अपना सवाल क्या है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि अक्सर जब हम ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो आंखों में काफी जलन हो रहा है जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना पोल्यूशन है जिस कारण आंखों में काफी जलन हो रहा है, आंखों से पानी आ रहा है। तो सर हम इस चीज से कैसे बचें? इससे देखिए आकाश, कुछ करने की ज़्यादा खास आवश्यकता नहीं है। एक तो यही है कि यदि आप कॉलेज जा रहे हैं तो सबसे पहले तो अपना नियम बना लीजिए, आप किस चीज़ से जाते हैं। यदि मोटरसाइकिल वगैरह से कहीं जा रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए कुछ दिन के लिए, या अपनी किसी स्कूटी से जा रहे हैं बंद कर दीजिए। आप डीटीसी की बस है या मेट्रो है उनको प्रयोग करिए, और लगता है जलन हो रही तो पानी से आप वॉश करिए फेस को 2-3 बार, ठीक है ना, और मास्क पहन के रखिए। यदि ज़्यादा लगता है तो आप चश्मा वगैरह ब्लैक वाला या इस तरह की चीज़ें भी आप यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोग जो है उससे आँखों में इन्फेक्शन होने से बच सके। जो है
ये छोटी छोटी सावधानी बिल्कुल छोटी छोटी सावधानियां सर। लेकिन इस बीच अगर हम बुजुर्गों का जिक्र करें या बच्चों का जिक्र करें, क्योंकि दिल्ली का अगर हम देखते हैं तो दिल्ली में फिलहाल बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं और जब तक अभी एक्यूआई स्तर ठीक नहीं हो जाता है। कितना बड़ा ये सार्थक कदम है, सही कदम है दिल्ली सरकार का, और अगर बुजुर्गों के लिए देखा जाए तो उनके लिए कितना खतरनाक स्थिति बनी हुई देखिए, है? इसका सबसे देखो वैसे तो दुष्परिणाम जो है वो सभी को पड़ता है, और वो दुष्परिणाम जो है वो सभी को, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मानव है ना। हम लोग बोल लेते हैं इसलिए अपनी बात को रख लेते हैं, बट जो हमारे पशु है, पक्षी है, जानवर है, वो बेचारे नहीं बोल पाते। श्वसन क्रिया तो वो लोग भी करते हैं, समस्या उन लोगों को भी होती है नहीं। बिल्कुल। अब जैसे कि सपोज करो एक आदमी है जो बोलने में असमर्थ है, क्या वो सांस नहीं लेता? बिल्कुल। क्या उसको तकलीफ नहीं हो रही? ऐसे हम पशु पक्षी के विषय में भी सोचना चाहिए। तो हम अपने विषय में तो सोच लेते हैं, लेकिन जो आम पशु पक्षी है बेचारे, उसके विषय में भी हमें सोचना चाहिए। लोगों ने क्या किया हुआ है, आज अपनी सुख सुविधा को के वशीभूत होकर के सुख सुविधा के लिए लोगों ने एक दूसरे को गैस के चैम्बर में धकेल रखा है। और सरकार में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, पर्यावरण डिपार्टमेंट है, आप पर्यावरण डिपार्टमेंट कितनी भी सख्ताई कर लो, कुछ भी कर लो, हर साल का ये काम हो गया। हम जब भी ये चीज़ें आती थोड़ा जागरूक हो जाते हैं। उससे पहले यदि हम लोग थोड़ा सा गवर्नमेंट अपनी तैयारी करके रखे, उनके वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरीज है या दूसरे है, ये ना देखे कि सरकार वहाँ कौन सी पार्टी की सरकार है। सरकार किसी भी पार्टी हो, लेकिन जनता तो वही है। बिल्कुल, जनता तो वही है जिस जनता की वोट से हमारे मान्य जी जो है मंत्री जी बन के बैठे हैं या सरकार जो चला रहे हैं, उसी जनता की वोट से तो बने हैं, और वो जनता ही पिस रही है। जनता ही पिस रही है और जनता ही गैस के चैम्बर में है। मान्य जी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मान्य जी तो जब निकल के चलेंगे तो 50 गाड़ियां उनके साथ चलेगी, पोल्यूशन फैला के जाएंगे। आपको मुझे नहीं मिलेगी इतनी समस्या, हमारा आप तो मेट्रो से भी चले जाएंगे, लेकिन मान्य जी को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो सुख सुविधा भी मान्य जी को ज्यादा चाहिए, और गैस का चैम्बर आम जनता को चाहिए। तो आम जनता को जागरूक होना है, आम जनता को ही एजुकेट होना है, ताकि हम सभी लोगों को अपनी भी जान बचा सके। मान्य हमारी जान बचाने के लिए बिल्कुल भी कोई सार्थक कदम नहीं उठाएंगे। वो केवल बहस में कहीं भी किसी टीवी चैनल पे बैठ करके या कहीं उस पर भी वो सरकार उसके ऊपर आरोप लगाएगी, वो सरकार आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे जब तक ये 15 दिन का समय निकल जाएगा। और समय निकलने के बाद में जो आगजनी का जो सीन चल रहा है अन्य प्रदेशों में, वो बंद हो जाएगा और पोल्यूशन धीरे धीरे कम हो जाएगा। और सरकार ये कहेगी कि हमने देखो ये लगाया था कि हमने इस नंबर की गाड़ी बंद कर दी थी, इस नंबर की गाड़ी 4 दिन बंद कर दी थी, हमने देखो कंट्रोल कर लिया। उसका जो है असर देखने को मिला है, कोई असर नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसी बीच एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं, फिजा दिल्ली से। फिजा, बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। पूछिए अपना सवाल। आप क्या है डॉक्टर साहब से? सर, मेरा ये सवाल था कि जो स्मॉग से हमारे जो लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, डिजीज हो रहे हैं, उनको हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे जो लंग्स हैं इफेक्ट हो रहे हैं? सिम्टम्स क्या होंगे? एक बार फिर से अपना सवाल रिपीट कीजिए, दोबारा पूछिए। मेरा ये सवाल है सर, जो ये स्मोक से हमारे लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसका सिम्टम्स हमें कैसे पता चलेगा? देखिए मैडम, यदि आपको गले में खराश है या सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही है या सांस फूल रही है या आप शॉर्ट ब्रीथिंग है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आपको हो रही है। तो उसके लिए आप अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। उसके लिए आप अपना जो पल्स ऑक्सीमीटर से आपने देखा होगा, अभी जब कोरोना काल में घर घर में पल्स ऑक्सीमीटर था तो हम उसमें SpO2 चेक करते थे, तो SpO2 उसमें हम देख सकते हैं। और लंग्स का एक चेस्ट एक्सरे हम अपना करा के देख सकते हैं कि कहीं उसमें कोई इन्फेक्शन तो डेवलप नहीं हो रहा लंग्स के अंदर। या फिर एक टेस्ट होता है PFT, हम वो तो बहुत एडवांस में हम जा करके देखते हैं। यदि ये सब चीज़ें कहीं कुछ आता है तो फिर PFT जो है हम लोग टेस्ट करते हैं। अदरवाइज प्राइमरी तो हम यही लगता है कि यदि हम कहीं सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है या सांस फूल रही है या गले में कोई खराश या बुखार या दर्द हो रहा है, तो हमें बिल्कुल एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। इसी बीच सर, जिस तरीके से बढ़ता प्रदूषण का एक मुख्य कारण, क्योंकि पर्यावरण का भी जिक्र आया विभाग का, हम देखते हैं कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काटने में हम तनिक भी देरी नहीं लगाते हैं, और नए पेड़ों को लगाने के बजाय हम ये सोचते हैं कि ठीक है वो तैयार हो रहे हैं, हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया, कितने पेड़ लगाए गए एक साथ, एक दिन में, एक घंटे में, लेकिन कितने जीवित रहे इन पर हम ध्यान नहीं, फोकस नहीं करते हैं।
देखिए साहब, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, लेकिन मैं आपको एक बताना चाहूँगा। एक बड़े वृक्ष को आपने काटा और एक छोटा पेड़ आपने लगाया, उस पेड़ को एक विशाल वृक्ष बनने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल। आज आपने एक बड़ा वृक्ष को काटा, आपने रोड निकाल रहे हैं, आप हाईवे बना रहे हैं, है ना, आप पार्क डेवलप कर रहे हैं, आपने सैकड़ों या वृक्ष बड़े आपने दरख्त काटे हैं और आपने 1000 छोटे छोटे पेड़ लगाए। वो कितने दिन में जाकर तो करके वो डेवलप होंगे, कितने बड़े समय लगेगा? तत्काल प्रभाव से तो जितना वो हमें लोगों को ऑक्सीजन दे रहे थे, जितना वो पॉल्यूशन को वो बेनिफिट कर रहे थे, वो तो सब कुछ खत्म हो गया ना। आज वो एक आपने एक रोपाई करी है, वो आने वाले 5 साल 10 साल में जाकर के कहीं वो करेंगे। तत्काल प्रभाव में क्या हो रहा है, उसका बैड इफेक्ट तो आज पड़ेगा ना। अगला 5 साल किसने देखा? तो इन सब चीज़ों पे मैं समझता हूँ कि ये भ्रमित करने वाली चीज़ें हो जाती है। तो हमें पेड़ों पे, इस सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। वर्तमान में जीना चाहिए। अच्छा, क्या सर किसी खास तरीके के पेड़ के हम पेड़ को हमें रोपित करना चाहिए? क्योंकि हम जैसे सुनते हैं कि पीपल जो है 24 घंटे पीपल ऑक्सीजन है, देता है। नीम का पेड़ है और बहुत सारे बरगद के पेड़ है, इस तरह के बहुत सारे पेड़ है। और पेड़ ऐसे भी लगने चाहिए, ऐसे भी लगाने चाहिए जो छायादार भी हो और फलदार भी हो। फलदार आम के पेड़ आप कहीं दिखाई नहीं देते, शीशम के पेड़ है वे भी कहीं दिखाई नहीं देते। आजकल ऐसे जंगली पेड़ लगा दिए सड़क पे, अरे फलदार पेड़ लगाएंगे तो लोग बाग फल भी खाएंगे, वृक्ष उनकी छांव भी मिलेगी। लेकिन लोग आजकल जामुन के पेड़ लगाते थे, कितना बड़ा पेड़ हो जाता था। छोटे छोटे पेड़ सुंदरता के लिए लगा देते हैं वो रोड पे, और उसमें वो ना फल आता ना उनमें कुछ आता, वो बेचारे कुछ दिन के बाद अपना गिर गिरा जाते हैं हवा में। बिल्कुल। तो इस तरह के चीज़ों को थोड़ा सा आजकल यही हो रहा है। और बहुत सी जगह तो गवर्नमेंट है काम करती है, बहुत सी जगह तो यह खड्डा खोद देते हैं, पेड़ भी नहीं लगते और उनका बिल बन के चला जाता है लाखों करोड़ों रुपए का। तो बड़ा चीज़ें आती है गवर्नमेंट को, यदि देखोगे बड़ी गहराई में जा करके तो आम जनता ही लूटनी है। वो जो पेड़ लगाया वो किसी सरकार ने अपनी जेब से थोड़ा लगाया। सरकार ने आम जनता से जो टैक्स लिया है, आपसे जो टैक्स लिया है, मेरे से जो टैक्स लिया है, इनसे जो टैक्स लिया, हमारे टैक्स के पैसे से तो वो पेड़ लगा। और बता रही है गुणगान कर रही है, उसका नाम ठेका कर रही है छोड़ अपना। दिया, उसका ठेका छोड़ा, कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया, कॉन्ट्रैक्टर ने सबको उसमें भी कहीं ना कहीं लेना देना अपना हो जाता है, जो अपना भ्रष्टाचार का हो जाता है। हाँ, कर लिया ठीक बात काम करें। को जो है। सर इसी दौरान एक दर्शक और हमारे साथ सुजाता जुड़ गई हैं। सुजाता, अपना सवाल पूछिए। बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज़ पे, पूछिए। सर मेरा नाम सुरभि गोस्वामी है। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि जैसा कि आजकल बच्चे वो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और बच्चे और बुजुर्गों पर इसका खास असर देखा जा रहा है, तो फेफड़े की अच्छी सेहत के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में कुछ थोड़ा बताएं। मैं देखिए मैम, बिल्कुल ये मैं बार बार कई बार रिपीट कर चुका हूँ, दोबारा से फिर मैं आपको कहना चाहूँगा। यदि हमें कोई प्राइमरी सिम्टम्स ऐसे लगते हैं कि बच्चे को गले में खराश हो रही है या हल्का फीवर लग रहा है या गले में पेन है, या कोई घर में बड़ा बुजुर्ग हमारे हैं उनको भी यही सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हमें गर्म पानी की, सिंपल गर्म पानी की भाप उनको हम दें, गुनगुना पानी का सेवन कराएं। और यदि लगता है कि कहीं सांस लेने में तकलीफ आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो ब्लड टेस्ट कराए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखाए, स्वयं से जाकर के मेडिकल स्टोर से दवाई ना ले और एक्सरे वगैरह करा करके क्वालिफाइड डॉक्टर्स को दिखाए, ताकि समय रहते हुए हम उनका सही से इलाज हो सके और उनकी जान को बचा सके। यदि वो विकराल रूप ले लिया तो बड़ा घातक हो जाएगा। सर खासतौर पर अगर देखें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जिस तरीके से जो माहौल है आज के समय में, क्या, क्योंकि हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं बरस दर बरस दिल्ली एनसीआर में ऐसी स्थिति बनती नजर आती है। अब ये स्थिति आगे अन्य प्रदेशों में भी बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में इसका असर क्या हमें अन्य प्रदेशों में भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल सकते हैं? नहीं, अभी देखिए कोई बाउंड्री लाइन तो है नहीं। बिल्कुल। हरियाणा में और पंजाब में कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। अब पंजाब से जो उधर की साइड से जो मिलते हुए प्रदेश होंगे उनमें कोई बाउंड्री लाइन नहीं होगी, तो धुएं का ये तो कुछ है नहीं है कि पोल्यूशन जो है वो दिल्ली में आएगा, आसपास नहीं जाएगा। वो तो प्रदेश के चारों तरफ सराउंडिंग एरिया में फैलेगा, चाहे वो उत्तराखंड हो गया हो या कहीं भी हो। आज आपने देखा होगा पर्यावरण की वजह से जो आपने हर साल वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा कितनी त्रासदी होती है कि वहाँ बादल फट गए, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया। ये सब पर्यावरण का कितनी क्षति हो रही है, कितनी उसमें नुकसान हमारा हो रहा है। और इस सब का कारण कहीं ना कहीं है आज का पॉल्यूशन और इस तरह की चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों पे हम लोगों को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और
हरियाणा और कोई है तो ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ शीशे की दीवार बना के खड़ी कर दी हरियाणा और पंजाब के बीच में, या दिल्ली और हरियाणा के बीच में, या राजस्थान के बीच में, या उत्तर प्रदेश के बीच में, है ना, या बिहार के बीच में, ऐसा कुछ तो है नहीं। वातावरण है, एयर वायुमंडल है, तो वायुमंडल में जब धुआं ये सब इस तरह की चीज़ें आती है तो वो सब फॉलो होकर के वो पूरे आसपास के एरिया में फैलता ही है। तो इससे बहुत सारे प्रदेश जो है उससे प्रभावित होते हैं। तो आने वाले समय में यदि इस पर हमने लगाम नहीं लगाया, पिछले 10 सालों से तो हम भी देख रहे हैं, तो ये चीज़ें बढ़ती ही जा रही है। तो थोड़ा सा हम लोगों को इसको ख़ास तौर से गवर्नमेंट को, जब किसानों की जो फसल जो है उस समय जब पक के तैयार हो जाती है, और ख़ास तौर से जब धान की कटाई शुरू होती है और या बाजरा या मक्की की फसल कटनी शुरू हो जाती है, तो उस समय लोगों को जागरूक करे, लोगों को एजुकेट करे, और जो कृषि विभाग है वो लोगों को वहाँ ज़िले का जो जिला कृषि विभाग है या जिला प्रशासन जो है उसमें सब लोग सतर्कता के साथ में, जिस तरीके से हम बदमाशों की के लिए हम जो है वो करते हैं, चोरों के लिए हम जो है वो लगाते हैं, अपना पुलिस की ड्यूटियाँ लगाते हैं कि भाई वहाँ देखो कहीं चौराहे पर चेकिंग करो, यहाँ करो। तो इस तरीके से हमें कुछ ऐसा कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा कि जो आग लगा रहे हैं यदि वो समय पर उनको पकड़े जाए तो उनको सज़ा का प्रावधान किया जाए, जिससे आदमी डरे। कुछ कानून में बदलाव करने पड़ेंगे, सख्त कानून बनाने पड़ेंगे, जिससे जो है लोग उस एक अपराध की श्रेणी में वो आ जाए, ताकि जो है वो इस तरह की घटना करने से पहले वो डरे, उनके अंदर डर भय पैदा हो। जब तक कानून का डर भय पैदा नहीं होगा तो इस तरह की चीज़ें ये नहीं रुकेगी। पर्यावरण के विषय में आप और हम सब लोग टीवी पर बैठ कर के डिबेट करते रहेंगे, पर्यावरण मंत्रालय कुछ करता रहेगा और सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन कोई फ़ायदा इसका होने वाला। लेकिन इन दिनों अगर घरों के निर्माण का हम जिक्र करें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लगातार तैयार काम चल रहा है, उसके लिए सरकार को क्या गाइडलाइन दिशा निर्देश करना चाहिए? मैं इस विषय पे ये कहना चाहूँगा कि घरों का निर्माण है या सड़क का निर्माण है तो साल के साल चलता है। बिल्कुल। तो इन दिनों में ही पोल्यूशन क्यों बढ़ता है? वो जो है मार्च के महीने में क्यों नहीं बढ़ा, वो अप्रैल के महीने में क्यों नहीं बढ़ा, वो मई के महीने में क्यों नहीं बढ़ा, इन दिनों में क्यों हुआ? उसका कारण ये है कि पोल्यूशन तब भी था, लेकिन वो ये जो धुआं आया है इसमें मिलकर के वो फिर लोअर सरफेस पे आ गए। तो आपने देखा ना, आज बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है। अब थोड़ा सा पहले से पोल्यूशन का जो रोड साइड कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, पहले से ही वो धुआं धक्कड़ तो चल ही रहा है। बट साथ में जब ये जो बहुत एक्सेस हो जाता है 15-20 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगा। जैसे पराली जलनी बंद हो जाएंगी तो ये बंद हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन तो फिर भी चालू रहेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिल रहा है वो पराली की वजह से ही है? सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो किसानों के द्वारा जो अपने जो वेस्ट जो चीज़ें हैं जो उसको खेत में जलाते हैं ये लोग, उसकी वजह से ये दिक्कतों का सामना ज़्यादा हम लोगों को करना पड़ रहा है। तो क्या जिस तरीके सरकार वो एक्सेस हो जाता है ना, सरकारों की तरफ से तो अब उस पर मुआवजा भी लगाया, जुर्माना भी लगाया जा रहा है कि अगर किसान जलाएंगे तो उन पर जुर्माना 10,000 20,000 का भुगतना पड़ेगा। जुर्माना तो किसान दे देंगे क्योंकि उनके किसी के पास में 100 एकड़ बीघे जमीन है, किसी के पास 100 एकड़ जमीन है, किसी के पास 200 एकड़ जमीन है, किसी के पास 50 एकड़ जमीन है। वो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते, उन पर 10,000 रुपये क्या दिक्कत आ रही, वो लगा देंगे। उनको जब तक उनका पनिशमेंट नहीं होगा, उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी, डर नहीं होगा। अब ये तो किसी ने, ये तो बात होगी कि किसी ने मोबाइल छीन लिया तो वो साहब को कहेगा ठीक है हम मोबाइल की कीमत कितनी है कि साहब 5,000 रुपये है, ठीक है सर हम ये 4 महीने इसने चला लिया 4,000 रुपये हम दे देते हैं, बात खत्म होगी। नहीं, वो अपराध की श्रेणी में आए, और जब वो अपराध की श्रेणी में आएगा तो लोग बाग उस क्राइम को करने से पहले डरेंगे। उसको एक क्राइम बनाया जाए, क्राइम घोषित किया जाए कि आम लोगों के साथ में इसने लेकिन फिर वो स्थिति आ जाएगी सर, धरना प्रदर्शन हड़ताल ये सब किसानों को लेकर। धरना प्रदर्शन सर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रिया, बहुत स्वागत है प्रिया टीवी 27 न्यूज पर। पूछिए आपका सवाल क्या है। चलिए संपर्क नहीं हो पा रहा। हाँ सर, देखिए धरना प्रदर्शन पे मैं आपको कहना चाहूंगा, धरना प्रदर्शन यदि सरकार चाहे तो पत्ता भी नहीं ले सकता। हाँ, आप फोर्स लगाइए, सरकार के देश के अंदर अंदरूनी उसकी अर्थव्यवस्था को खराब करने में कोई लगाया, तो जब आप अपने देश की जनता से नहीं आप भिड़ सकते तो पाकिस्तान वालों से कैसे भिड़ोगे? तो सर सियासत हुई फिर अभी जैसे बॉर्डर सील कर दिए गए थे, बॉर्डर सील किए, देशों में दूसरी सरकारें होती है, वो भी राजनीति थी। हाँ, वो भी राजनीति। जो आप 10 दिन के बाद में किसानों के साथ वार्ता कर रहे हो, आप पहले क्यों नहीं कर ली आपने? ठीक बात। तो आपने पहले वार्ता कर ली होती तो वो 10 दिन क्यों रोकोगे, ट्रैफिक जाम होते?
जाइए, मैं यहाँ सड़क पे अभी गाड़ी लगा के खड़ी करके मैं करता हूँ, पुलिस में मेरा क्या हाल बना देगी, आप लोग अस्पताल में मिलूंगा, मैं भी अभी एडमिट हुआ। लेकिन इसके पीछे भी सियासत है। वही लोग अब चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जो है हरियाणा में, उनमें से कई लोगों ने चुनाव लड़े हैं। बिल्कुल। तो वे किसान कहाँ हैं जो लग्जरी BMW गाड़ी में चल रहे हैं, जो छल्ले वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं? किसान कहाँ है? किसान को इतनी फुर्सत है ही कहाँ कि जो वो धरने में बैठेगा? किसान तो जो है खेत में काम करने के लिए है। किसान, मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, डॉक्टर भी हूँ, लेकिन किसान का बेटा भी हूँ। किसान के पास इतना समय कहाँ है कि वो सड़क पे बैठेगा? किसान को अपनी फसल कटवानी है, फसल काटनी है, आगे की फसल की बुआई करनी है, नई फसल को तैयार करना। किसान के पास इतना समय कहाँ है कि वो सड़क पे बैठ के धरना देगा? ठीक है सर, एक बार फिर से हमारे दर्शक प्रिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से हैं। प्रिया, बहुत स्वागत है TV27 न्यूज़ पर। पूछिए, आपका सवाल क्या है? सर, मैं प्रिया मिश्रा, शाहबाद डेयरी से। सर, मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम है। पिछले 8 महीने से ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरा माइग्रेन में, और छोटे छोटे चक्कर भी आ रहे हैं उसमें। तो इसमें मुझे काम करने में दिक्कत हो रही है, तो इसमें मैं क्या करूं? प्रदूषण की वजह से हो रहा है ये चीज़? देखिए, माइग्रेन तो आपने भी अपने क्वेश्चन में कहा कि पिछले 7-8 महीने से हो रहा है ना? प्रदूषण का स्तर तो अब बढ़ा है। तो पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहूँगा मैम कि माइग्रेन का पोल्यूशन से कोई लेना देना, लेकिन पोल्यूशन का हर बीमारी से संबंध है, एक चीज़ तो ये। दूसरा, माइग्रेन जो है ना ही किसी MRI में क्लियर होगा, ना किसी CT स्कैन में होगा। एक तो बहुत ज़्यादा यदि आप एंजाइटी के शिकार हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ये भी इसका कारण हो सकता है। बहुत ज़्यादा मोबाइल पे आप लगे हुए हो, लैपटॉप पे ज़्यादा काम कर रहे हो, या कहीं सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि माइग्रेन का कारण क्या बना। या साइनस की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एलर्जी तो नहीं है, उसकी वजह से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो उसके सिम्टमेटिकली आप जो है, जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर साहब ने दी होगी, वैसोग्रेन या जो भी आपको मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी होगी, जिस डॉक्टर को दिखाए, यदि हल्का सा कहीं भी पेन आपको फील होता है तो तुरंत अपना मेडिसिन इनिशियल फेज पर आप शुरू कर दे, 2-3 दिन तक लगातार लो, फिर उसके बाद अपनी मेडिसिन बंद कर दो। बट पॉल्यूशन का जहाँ तक सवाल है, माइग्रेन पर ऐसा बैड इफेक्ट नहीं पड़ता। पॉल्यूशन का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारे जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके ऊपर, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके ऊपर, जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनके ऊपर, और जो फेफड़े से संबंधित बीमारी से जो जूझ रहे हैं उनके ऊपर, चाहे वो अस्थमेटिक वाले पेशेंट हैं, चाहे नमूनिया वाले पेशेंट्स हैं, या ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट्स हैं। इस तरह के जो मरीज़ हैं हमारे, उन पर उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सर, लेकिन क्योंकि आपने बताया कि कई तरीके की बीमारियों, अगर सबसे बड़ी बीमारी का असर हम देखें, क्योंकि सर हार्ट की समस्या लोगों को आमतौर पर अब देखने को मिलती है, और आमतौर पर आजकल देखा जाता है कि हंसते खेलते लोग चले जा रहे हैं, डांस करते करते लोग चले जा रहे हैं, तो इस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? देखिए साहब, उसका बिल्कुल आपने सही कहा कि जब भी हमारी जो आर्टरी है या श्वसन जो हम प्रक्रिया करते, जो भी मैंने बताया वेसल्स है, जब उनके अंदर एनोरिज्म बनना शुरू हो जाएगा, वो एनोरिज्म का मतलब फूलने लगेगी, स्वेलिंग आ जाएगी, और वो तभी वो दिक्कतें पैदा होती है। आज के टाइम में जो युवा वर्ग भी हमारा है, पहले बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, कई तरह के नशे के आदी हो गए हैं, कई तरह के नशे करना शुरू कर दिया, कई तरह की चीज़ें वो है। गवर्नमेंट उस पर लिखती भी है कि खतरनाक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग करते हैं। तो हम सब लोगों को इन चीज़ों से बचना है। आज दौड़ भाग वाली ज़िंदगी जो हमारी है, एक दूसरे से आगे से निकलने की हमने जो रेस जो हमने लगाई हुई है, बहुत कम समय में हमें बहुत कुछ पाने का जो हमने मन बनाया हुआ है, जो ठान रखी है, ये भी एक कारण है। और स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा लेवल है, उसकी वजह से बढ़ रहा। दिन में हम प्रॉपरली जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अननेसेसरी भी हम ऑफिस से आने के बाद में भी फिर अपने मोबाइल में या कहीं पे यूट्यूब पर इधर उधर हम लग के चैटिंग पे लगे हुए हैं, कहीं दूसरे कामों में लगे, प्रॉपरली नींद नहीं ले रहे हैं। तो लाइफ में हमने स्ट्रेस को इतना बढ़ावा दे दिया, इतना पाल लिया अपने सर के ऊपर, अपनी जो ज़रूरतें हमें इतनी हमने पाल लिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। उन ज़रूरतों को, उन सब ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम दिन रात भाग रहे हैं, और यही एक कारण है आज के टाइम में कि वो जल्दी सारी चीज़ों की चपेट में हम आ रहे हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि खेल के मैदान में आपने देखा होगा बहुत से लोग जिम में जाते हैं, वहाँ भी वो लोग योगा जो करते हैं, अब उनकी कैपेसिटी सपोज करो किसी की 25 किलो वजन उठाने की है,
उसने देखा कि मेरे पड़ोस में जो है वो 75 kg उठा रहा, 75 kg उठा रहा, डोले बनाने हैं, उसको देखे देखी मैं स्टेरॉइड्स ले रहे हैं और वो कर रहे हैं, अपनी जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी एनर्जी, उससे ज़्यादा वो एक्सेस हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो उसका कारण है बिल्कुल उतना ही काम करे जितना उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी लिमिट में काम करे। और वो लेकिन काम कितना है कि उसको दिखावे के लिए सौ बाजी के चक्कर में हम आकर के ये काम करते हैं। जितना अब आप सपोज करो मैं 25 किलो वजन उठा सकता हूँ, यदि मेरे सर पे 1 कुंटल वजन रख दे क्या तो होगा? मेरा क्या होगा? बिल्कुल ठीक तो ऐसे ही वहाँ वो योगा में कर रहे हैं तो आदमी का शरीर है वो थकेगा तो है। एक दर्शक और जुड़ गए हैं सर, निधि ग्रेटर नोएडा से। निधि, बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज पर। क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरा नाम निधि है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन पे पॉल्यूशन का क्या असर पड़ सकता है और अपने आप को वो कैसे मतलब बचा सकती हैं? देखिए, प्रेग्नेंट महिला हो या हमारी माँ बहन बेटियाँ आम जो भी है, जो प्रेग्नेंट है उस पर भी और जो नहीं भी है उस पर भी पॉल्यूशन का बैड इफेक्ट सभी पर एक समान पड़ेगा। लेकिन पॉल्यूशन का आने वाले बच्चे के ऊपर भी बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारी माँ बहन बेटी जो भी प्रेग्नेंट है। क्योंकि यदि ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी के अंदर कम होगी तो नेचुरली है कि उसको जो आने वाली बच्चा है उसके ऊपर भी उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, आने वाले बच्चे पर भी बैड इफेक्ट पड़ेगा सर। लेकिन आम तौर पर हम देखते हैं कि लोग बचाव तो करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बावजूद इसके, क्योंकि अभी आपने कहा कि घर से बाहर नहीं निकलना है। आज के समय में भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ऐसा तो बड़ा मुश्किल हो पाता है कि घर से निकलना। लोगों को ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, अब कोचिंग जाना है, तमाम तरह के काम होते हैं। सर काम के समय तो निकले, अब बिना काम के भी आप जाइए मॉल में, देखिए आप मॉल में जाके तो देखिए, उनसे पूछिए, आपके 80% लोग आपको मिलेंगे कि आप क्या खरीदने आए थे। वो कुछ खरीदने नहीं आए, वो केवल घूमने आए हैं वहां पर। वो केवल घूमने आए हैं, कुछ काम नहीं आए। क्या लोगों को अब मास्क लगाना, क्योंकि आमतौर पर अभी कोई मास्क नहीं लगा रहा, अगर हम मास्क लगाना तो बहुत अनिवार्य है, कोई मास्क नहीं लगा रहा है। नहीं, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। मास्क ना हो तो रुमाल बांध लीजिए और सार्वजनिक जगह पर थूकिए मत। आप कहीं खांसी आ रही तो बिल्कुल इस तरह की चीजें नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है। पानी का छिड़काव करिए, फेस को बार बार धोइए, हैंड वॉश करिए। तो ये सब छोटी छोटी सावधानियां हैं जो हम बरतेंगे तो मैं समझता हूँ। और अगर ऐसी स्थितियां नहीं होती, हम ऐसी सावधानियां नहीं बरतने, क्योंकि आमतौर पर लोगों का नेचर हो जाता है, मानव जीवन में ऐसा होता है कि जब तक कोई दंड दिया ना जाए, जैसे अभी आपने कहा किसानों को लेकर के कि कोई कानून बनाया जाए, तो क्या जिस तरीके से हमने लॉकडाउन की स्थिति में देखा था कि उस दौरान जब लोग मास्क नहीं लगाते थे तो जुर्माना भुगतना पड़ता था, तो क्या इस दौर में भी सरकार को ऐसे ठोस कदम उठाने की जरूरत है? बिल्कुल होना चाहिए। अब आपने देखिए, मैं आपको बात कहना चाहूँगा पॉल्यूशन की। अभी आप ब्याह शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, मैरिज का। और जब शादियों का शुरू, पहले तो वो जो एयर पोल्यूशन इतना, ध्वनि प्रदूषण इतना बढ़ा देते हैं वहाँ पर। वो आजकल डीजे आसपास के जो शीशे होते हैं, घर के शीशे होते हैं, तो वो भी टूट के गिरने के नीचे आ जाते हैं। इतनी हाई स्पीड में वो लोग उसको बजाते हैं, आदमी घर के। और ये जो बेचारे हमारे डॉग है, पशु पक्षी, ये भी इधर उधर छुपते फिरेंगे। और उसके बाद में वहाँ रोड पे ही वो दुनिया भर के पटाखे और दुनिया भर की फुलझड़ियाँ, दुनिया भर का तमाम और धुआं धक्कड़, कितना आप वेस्ट आप लोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग ही तो कर रहे हैं। इसको हम जहर, जो वातावरण में जो जहर जो घोल रहे हैं पॉल्यूशन का, हम ही तो कर रहे हैं इस काम को। और कौन कर रहा है? यदि हम छोटी छोटी सावधानियां बरतें, हम तो ये सब चीज़ों से हम निजात पा सकते हैं। दीपावली होती है सर, जैसे आती है तो सरकारें बैन लगा देती हैं पटाखे पर, आतिशबाजी पर। अभी शादियां होंगी, शादियों की भरमार होगी, आतिशबाजी देखिए, दीपावली पे है एक निश्चित कर दिया जाए कि इस समय तक आपको इतनी मात्रा में आपको कर लेना है। वाटर पोल्यूशन है, पोल्यूशन भी तो बहुत तरह का है। वाटर पोल्यूशन है, ध्वनि पोल्यूशन है, आपका ये पोल्यूशन है। तो वाटर पोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखेंगे तो आप ऐसी जगह से आप निकलना भारी हो जाएगा कि आपको जहाँ गार्बेज जो इकट्ठा होता, सारे शहर का इकट्ठा जाकर के कूड़ा डालते हैं, वहाँ देखिए आसपास को जाएंगे तो आप वहाँ को निकलना भारी हो जाएगा। नाले हैं, उनकी सफाई प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही, बहुत सारी चीज़ें हमारी हैं जो हमें देखनी चाहिए। और लेकिन तभी दिक्कत है जब कुछ हो जाता है तो हम लोग जागरूक हो जाते हैं, अदरवाइज पड़े रहते हैं, जो चल रहा है उसी का काम है। तो बहुत कम शब्दों में सर क्या संदेश दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा, सब कुछ सरकार के भरोसे ना रहिए। अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। अपने आप को भी सुरक्षित रखिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। अपने आप को जागरूक करिए, अपने परिवार को जागरूक करिए।
अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए और कम से कम पॉल्यूशन फैलाने में जो है लोगों को बिल्कुल आप क्योंकि आजकल शहरीकरण में एक दूसरे से बात नहीं करते और अपने रूम में आकर के पैक हो जाते हैं, तो कम से कम हम पॉल्यूशन के विषय में जहाँ दो आदमी मिल जाए या सुबह पार्क में घूम रहे हैं या कहीं भी है, एक दूसरे को चर्चा करें, उसको जागरूक करें। और जो छोटे मोटे कहीं हम पत्तियाँ जला रहे हैं या कहीं कुछ कर रहे हैं, यदि उसको प्यार से उसको समझाए, उसको बोले कि इसको ना जलाए, उसको खरपतवार बनाने के लिए, खाद बनाने में उसको प्रयोग में लाए, उसको इस तरह की मोटिवेट करें। ऐसी चीज़ों को हम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि उससे देसी खाद भी तैयार होगा, पेड़ पौधों को भी फ़ायदा होगा और पोल्यूशन भी कम होगा और जनता का फ़ायदा भी होगा। सार्वजनिक जगह पर जो जाने से बचें, कम से कम लोग जाए। यदि एयरपोर्ट जाना है या कहीं जाना, जिसको जाना उसके साथ एक ही चला जाए या कैब करके भेज दो। तो जो हम लोग पूरे की पूरी 10-15 लोग लेने जाते, 10-15 लोग ले छोड़ने जाते, ये सब जो परिचलन है इसको हमें बंद कर देना चाहिए। और स्कूल में बच्चे हैं, स्कूल में जाते आपने देखा होगा, आप स्कूल की बसें भी लगी हुई है, एक ही बस में बहुत सारे बच्चे बैठ के चले जाएंगे, लेकिन आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जो है अपनी निजी वाहन से जाते हैं वहाँ पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको वो कर दिया जाए कि अपनी किसी की आज़ादी छीन ली जाए, लेकिन यह है कि पॉल्यूशन का बढ़ा हुआ है, सभी लोग अपनी अपनी वाहन से जाएंगे तो, और स्कूल के अंदर यदि 3000 बच्चे हैं तो 3000 वाहन हो जाएंगे, तो सड़क पर उसका कितना लोड होगा, कैसे आपका वाहन निकल पाएगा, इसके विषय में भी सोचने की आवश्यकता है। हमें कितना हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, इसके विषय में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। अपने बारे में भी सोचें, देश के बारे में भी सोचें, अपने परिवार के बारे में भी सोचें, और सबकी भलाई में ही अपनी भलाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया और स्टूडियो आए। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से बढ़ते पॉल्यूशन के बीच आपको सुरक्षित रहना है और किन किन सावधानियों को बरतना है। डॉक्टर साहब ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया और बहुत ही आसान शब्दों में मुझे लगता है कि आप समझे होंगे। और ना केवल आप अपना ख्याल रखिए, बल्कि आप अपने को भी ख्याल रखिए और अपने आसपास रहने वालों का भी ख्याल रखिए। बेहद सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।